हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आजकल हम जो है अपने प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो भी सीटेट के। तो गाइज आपको ईएन लर्नर सर्च करना है, उसके बाद आपको ऐसा पेज मिलेगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पर है, आपको ये वीडियो दिखाई दे रही होगी सीटेट प्रीवियस पेपर। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि मैंने इसमें कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है। आपका कंप्लीट डिस्कशन इसमें मिलेगा। आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस कराए हुए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। इसमें आपके जो है 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं सीडीपी के, और आज हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। और गाइज अगर आपने ये वाली मेरी वीडियो नहीं देखी, माई स्ट्रेटजी फॉर सीटेट, तो गाइज आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि इसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपके जो है 120 प्लस मार्क्स आ सकते हैं या फिर मेरे कैसे 120 प्लस मार्क्स सीटेट में आए। इसमें मैंने कंप्लीट डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसमें एक एक पॉइंट टिप्स आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आप ज़रूर ये जाकर वीडियो देख लेना। इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो भी देख लेते हो तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको सीटेट करेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सीटेट निकालने के लिए आपको किस तरह से पढ़ना होगा या किस तरीके से आपको जो अपनी तैयारी है वो शुरू करनी है। इसमें मैंने आपको जो है कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है, तो आप जाकर ये वीडियो ज़रूर देख लेना। तो चलिए गाइस, जब अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मैंने 10 क्वेश्चन जो है आपके पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप जाकर मेरे चैनल पर भी आपको जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रतियों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र जो है, इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से बताना है कि इस प्रकार का जो शिक्षा है, इस प्रकार की जो एजुकेशन दे रही है वो क्या है। तो इसका जो 4th ऑप्शन है वो है छात्रों की भ्रांतियों को बढ़ावा देना। भ्रांति होती है जो बच्चों को कन्फ्यूज़न कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं कर रहे। वो कह रही है विज्ञान पढ़ाते वक्त वो क्या कर रही है, गणित के भी संप्रतियों का, गणित के भी कॉन्सेप्ट जो है उनके साथ क्लियर करती है, उनके साथ संबंध अटैच करती है। और वैसे गाइज ये हमारा प्लस ही पॉइंट होता है। अगर कोई टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और उससे दूसरे सब्जेक्ट को क्या कर रहा है और रिलेट करा के पढ़ा रहा है, तो इससे बच्चे जो है बहुत अच्छे से समझेंगे। वो दोनों ही सब्जेक्ट में जो है संबंध बन रहा है, उस कॉन्सेप्ट को बच्चे बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो गाइज़ ये वाला तो आंसर हमारा हो नहीं सकता। अगला देखते हैं, ज्ञान के अर्जन में रुकावट। तो गाइज़ इसमें अर्जन में रुकावट क्यों आएगी, वो तो पढ़ा रही है, वो भी दो सब्जेक्ट के साथ संबंध बना के पढ़ा रही है, तो ये उसके ज्ञान में अर्जन में रुकावट तो होगा नहीं। तो हमारा है फर्स्ट, अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि वह छात्रों को बोझ बढ़ाएगा। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं तो बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, ना कि उन पे बोझ बनता है। तो गाइज ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। और जो हमारा ये आंसर सेकंड है ये हमारा करेक्ट है। और ये करेक्ट क्यों है ये भी आप देख लो। अधिगमों में स्थानांतरण होता है जब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इस सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्थानांतरण हो रहा है। और दूसरा है हमारा अतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। अतः विषयात्मक अधिगम वो अधिगम होता है जब हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। अगर आपका साइंस में जो है आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एसएसटी में रिलेट कर रहा है या आपका मैथ में रिलेट कर रहा है, तो वो जो है बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट होता है, ना कि नेगेटिव पॉइंट। तो इस वजह से जो है हमारा सेकंड आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और गाइस जो ये आंसर है ना, ये हमारे 100% करेक्ट है क्योंकि ये हमारे सीबीएसई जो आपका सीटेट है उसी ने ही सब प्रोवाइड कराए हुए हैं। क्योंकि ये जो पेपर है आपका प्रीवियस पेपर है, और ये सेम आंसर की जो है जीमेल पर सीटेट जो हमारे प्रोवाइड कराता है एग्ज़ाम होने के बाद, जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आती है, ये वही आंसर की आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कथन ए और कारक आर। तो गाइज इसमें आपको क्या दिया है, एक कथन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने एक रीज़न दिया हुआ है कि इस कथन से जो है ये रीज़न रिलेट करता है या नहीं करता। तो आप देख पा रहे हो, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों में यह अपेक्षा की जाती है कि वे ज्ञान को जो का तो पुनः उत्पादित करेंगे। तो इन्होंने क्या दे दिया कि शिक्षा जब असफल हो जाती है, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम, तो बच्चा सेम टू सेम सीखेगा। ऐसा नहीं होता, बच्चा कुछ उसमें अपना माइंड भी रिलेट करेगा, अपने माइंड के अकॉर्डिंग वो सीखेगा, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है ऐसा तो है नहीं बिल्कुल बच्चा उसकी कॉपी कर पाएगा, और कॉपी करना कोई भी प्लस पॉइंट नहीं होता। तो इन्होंने कह दिया कि उस टाइम पे क्या हो जाती है, शिक्षा असफल हो जाती है। अब इन्होंने क्या दिया, रीज़न दिया है, जानकारी को पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने के अर्थपूर्ण घोतक है। तो इन्होंने क्या दे दिया, जो हम जानकारी जो नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को, दोबारा उत्पादन मतलब दोबारा जब सीखता है बच्चा तो बच्चों के सीखने में अर्थपूर्ण घोतक है, मतलब उसका अर्थ नहीं समझ पाएगा क्योंकि टीचर ने जो पढ़ा है बच्चे ने ऐसे का ऐसे ही जो है उसे रट लिया। तो ये जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है। अब हमें बताना है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है जो इसकी अच्छे से दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। देखो गाइज हमारा फर्स्ट कथन तो बिल्कुल राइट है
क्योंकि शिक्षा असफल हो जाएगी जब बच्चा जो का तो सीखेगा। लेकिन जो है इसका कंप्लीट रीज़न जो है ये हमारा सेकंड पॉइंट नहीं दे रहा। इन्होंने तो अलग एक पॉइंट दे दिया कि जानकारी का है पुनः उत्पादन बच्चों के अर्थपूर्ण घोतक है, तो इन्होंने इसका रीज़न नहीं दिया। ये हमारा सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन ये इसका रीज़न करेक्ट नहीं है। ये दोनों अलग अलग वाक्य और दोनों ही सही है, लेकिन हमने क्या देखना हमें ये इसका रीज़न जो है इसे पूरा रिलेट कर पा रहा है, इसे पूरा समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा, उसके बेस पे हमें आंसर देना है। तो हमारा फर्स्ट तो करेक्ट है, लेकिन जो हमारा सेकंड है वो गलत है। क्योंकि सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि दूसरे को वो क्या नहीं कर पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जो हमारा आंसर जो है वो फोर्थ हमारा आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाता है। तो गाइज कल भी मैंने डिस्कस किया था संरचनावादी कक्षा, तो आपको संरचनावादी कक्षा के ऊपर जो है अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है तैयार करके चलना है। क्योंकि आपने अभी तक देख लो हमने 13 ही क्वेश्चन किए और इसमें 2 क्वेश्चन जो है आपके संरचनावादी कक्षा से आ चुके हैं। तो इसमें हमारे आंसर दिए कि संरचनावादी कक्षा निम्नलिखित में से किस पर महत्व दिया जाता है। तो हमारे सबसे पहले दे दिया तुलनात्मक मूल्यांकन, दूसरा हमारे दे दिया संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन और मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो गाइज यहाँ पर एक समान है तो एक समान जो है किसी भी कक्षा का नहीं हो सकता। और वैसे भी संरचनावादी अलग अलग तरीक़ों से सीख रहा है बच्चा, अलग अलग चीज़ें वो रिलेट कर पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें को कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर सीख पा रहा है। संरचनावादी इस टाइप का होता है, लेकिन जो ये दे दिया एक समान मूल्यांकन संरचनावादी कभी नहीं करता। और जो दे दिया हमारा एक आयामी मूल्यांकन भी नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गया हमारे नेगेटिव पॉइंट हो गए। और गाइज जिन्होंने यहाँ पर दिया संरचनावादी, तो संरचनावादी जो है संरचनात्मक ही तो मूल्यांकन करेगा। आप इनके वर्डों के अकॉर्डिंग भी देखो इसका आंसर निकल गया। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि संरचनावादी कक्षा है तो उसके अंदर कैसा मूल्यांकन होगा, संरचनावादी मूल्यांकन होगा। बेशक उन्हें इन चीज़ों का पता भी नहीं होता कि संरचनावादी मूल्यांकन है क्या, लेकिन वो फिर भी क्या है बच्चे क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट कर पाते हैं। तो गाइज ऐसे ही आपको मेथड लगाने कि आप देख के बता सको हाँ इसका आंसर जो है ये सब नहीं हो सकते, इसका आंसर ये हो सकता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या है, संरचनावादी है। और संरचनावादी कक्षा में संरचनात्मक ही मूल्यांकन किया जाता है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। तो इन्होंने क्या दे दिया, एक टीचर है हमारी जिसमें कि भिन्न भिन्न तरह की जातियों के बच्चे हैं, समूह वाले बच्चे हैं, और उन्होंने क्या करना है अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण बनाना है। तो गई समावेशी वातावरण वो होता है जो सभी के लिए बनाया जा सके। उसमें आपका गरीब परिवार वाला भी बच्चा हो सकता है, अमीर परिवार का भी, उसमें कोई आपका हैंडीकैप हो सकता है, या फिर जिसे आप बोलते हो दिव्यांग टाइप का कोई भी बच्चा हो सकता है। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन जो है वो कौन कौन से सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अपनी उन अवधारणा और पूर्वाग्रहों को चिंतन करके बच्चों को शैक्षणिक अनुभव को सीमित कर सकें। तो गाइस इन्होंने क्या दे दिया, उन अवधारणा को क्या करना है बच्चों को चिंतन करके बच्चों को क्या कर सके, शैक्षणिक अनुभव को सीमित करते हैं। अगला देखते हैं हम, कक्षा में बच्चों के अनुभव की विविधता को सम्मिलित करके। तो गाइस देखो ये आपको एक बिल्कुल करेक्ट मिल गया कि हाँ बच्चों में अलग अलग क्या डिफरेंसेस है, उन्हें क्या करना है, शामिल करना है। चलो गाइस ये आपका प्लस पॉइंट। तो जिसमें भी सेकंड है वो आप अपना करेक्ट कर लो। देखो इसमें सेकंड नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी हमारा सेकंड नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता। तो चलिए गाइस अगले वाला देखते हैं हम, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। तो गाइस ये भी हमारा क्या है, प्लस पॉइंट में है, क्योंकि इसने क्या दे दिया, अलग अलग कास्ट के बच्चे हैं, अलग अलग जाति के बच्चे, उन्होंने क्या दिया, सभी संस्कृति का क्या कर दिया उन्होंने, बल देकर सभी संस्कृति को मान रहे। ऐसे नहीं मान रहे कोई हिंदू का बच्चा है तो सिर्फ हिंदू तो पर ज़्यादा महत्व दे रहे, या कोई मुस्लिम का बच्चा है सिर्फ मुस्लिम वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया, सभी समानता मूल संस्कृति पर बल देकर। तो इस वजह से ये भी हमारा प्लस पॉइंट है। तो आप देख सकते हो जिसमें सेकंड है और थर्ड, तो गई सेकंड और थर्ड इसी में ही है। तो अगर आपको फर्स्ट में भी कन्फ्यूज़न है कि फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता, तो उस वजह से जो है आप बाकी सब क्वेश्चन को देखो, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है आप करेक्ट कर सकते हो। तो इस वजह से हमारा फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। और गाइस जो हमारा फर्स्ट है ना, उसमें इन्होंने अनुभव को क्या कर दिया, सीमित कर दिया, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, सब बच्चों के अनुभव को, उनकी अवधारणा को। इस वजह से ये जो है आंसर हमारा सही है। लेकिन गाइज हम अपना फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार, छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वह स्वयं को माननीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना सकते। तो गाइज ये तो गलत है। इन्होंने क्या कर दिया, छात्रों को तो प्रोत्साहित कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो भी उनका पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसके अनुकूल बच्चों को बनाना है। ऐसा नहीं होता कि हमें पाठ्यक्रम जो बच्चों के अनुकूल बनाना है, ना कि बच्चों को पाठ्यक्रम के अनुकूल। तो इस वजह से जो है ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है, यह किस प्रकार को दर्शाता है। तो गाइस जैसे अगर आपको पता है कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें बता देते हैं सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा,
ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर रोने लगती है। ये सब क्या होता है, आपके मन में पहले से ही, छोटे छोटे बच्चों को ही पहले से ही बच्चों के मन में क्या कर दी जाती है, ये चीज़ें बिठा दी जाती है। और कहते हैं कि लड़के जो है कमज़ोर नहीं होते, वो बहुत ताकतवर होते हैं, वो रोते नहीं हैं। ये सब क्या होते हैं, हमारे पहले ही टाइम पर क्या कर दिए जाते हैं, सिखा दिए जाते हैं। बच्चों को पैदा होने से पहले ही सिखाने शुरू कर देते हैं। अगर लड़की होगी तो हम ऐसे वाले कपड़े लेके आएंगे, और जो लड़का होगा हम ऐसे वाले कपड़े लेके आएंगे। तो ये चीज़ें बच्चे के पैदा होने से ही पहले क्या कर दी जाती है, लोगों के द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है। तो गाइस इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जेंडर निरंता, जेंडर विविधता, जेंडर सशक्तिकरण और जेंडर रूढ़िवादिता। तो गाइस जहाँ हमारा जेंडर सशक्तिकरण होता है, जेंडर सशक्तिकरण वहाँ पर होता है जहाँ पर हम किसी भी जेंडर को, यहाँ पर नारी नहीं लिखा, तो इस वजह से आप कंफ्यूज मत होना कि जेंडर सशक्तिकरण वहीं पे होगा जहाँ पे नारी को बढ़ावा दिया जाए, नारी के अस्तित्व के बारे में बातें की जाए, कि नारी की विशेषताएं बताई जाए। तो जेंडर सशक्तिकरण वो होता है जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स, मतलब महिला और पुरुष दोनों को क्या दिया जाए, समान अधिकार देने की बात की जाए। और जेंडर विविधता वहाँ पर होती है जब दोनों ही जेंडर में क्या करा जाए, डिफरेंसेस किया जाए। यहाँ पर डिफरेंसेस तो हो रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, पहले से फिक्स है। और जो चीज़ें हमारे पहले से फिक्स होती है उसे हम रूढ़िवादिता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है, ये अब से चली नहीं आ रही, ये पहले से ही चली आ रही है। और जैसे बच्चे सीखते हैं, वो भी अपने आने वाली जनरेशन को ऐसा ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही बताएंगे कि लड़की जो है हल्के कलर के कपड़े पहनती है, जो लड़के हैं वो बहुत ही डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, लड़की जो है बहुत ज़्यादा रोती है, लड़के जो है रोते नहीं हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता है, ना कि जेंडर विविधता। तो गाइज इसका जो आंसर है हमारा, आंसर नंबर 4 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटि को समझाने के लिए सही नहीं है। तो गाइज आपको जैसे नहीं वाले क्वेश्चन है, इन पर आपको बहुत ही ध्यान देना है। यहाँ पर बच्चों ने क्या की, बच्चे गलती कर रहे हैं और बच्चों को गलती समझाने के लिए कौन सा जो तरीका है वो सही नहीं है। तो हमें क्या बताना है, गलत तरीका बताना है जो कि बच्चों की त्रुटि को समझाने में सहायक नहीं है। तो चलिए अपने ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से हमें अपना करेक्ट बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, यहाँ कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। अगला वाला ऑप्शन है हमारा, शिक्षकों की छात्रों की अवधारणात्मक समझ को अवगत कराता है। अगला ऑप्शन है हमारा, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ में सार्थक है क्योंकि यह अधिगम की प्रक्रिया में सहज हिस्सा होता है। तो गाइज इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें गलत बताना है, जो बच्चों के लिए क्या करेगा, गलत करेगा। तो गाइज ये तो हमारा अच्छा ऑप्शन है कि बच्चों की त्रुटि को समझ में सार्थक बना रहा है और उनके प्रक्रिया में जो है अधिगम की, उसमें क्या कर रहा है, सहज हिस्सा ले रहा है। तो ये तो हमारा ऑप्शन जो है सही वे में, पॉजिटिव वे में। अगला देखते हैं इसमें क्या करता है, बच्चों की सोच को अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब बच्चा खुद सोच पा रहा है, हाँ कि मैंने गलती कर दी और ये गलती इस वजह से हुई। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी हमारा प्लस पॉइंट है। शिक्षकों की छात्रों की अवधारणात्मक अवधारणा जो है उनकी बच्चों की, उसकी समझ से अवगत करा रहा है, तो ये भी हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। तो गाइज आप ये वर्ड याद रखना, जहाँ पर भी आपको ग्रेड मिल जाए, पद मिल जाए, उनके नंबर्स को बढ़ावा, नंबर जहाँ पर भी उनके अच्छे बन रहे हैं उस चीज़ को लेकर वहाँ पर कहीं क्वेश्चन है वो हो गए, या फिर कोई भी ऐसे वर्ड हो गए जहाँ पर बच्चों को निर्धारित किया जा रहा है कि हाँ उनके पद ये मिलेंगे, उनके ग्रेड जो है इतने मिलेंगे। तो वो सब चीज़ें क्या होती है, नेगेटिव पॉइंट में होती है। उन्होंने हमारे से पूछा ही क्या था कि जो इसमें सही नहीं है वो हमें बताना था। इसका जो आंसर है हमारा फर्स्ट हो गया। गाइस हमारा 17वां क्वेश्चन है, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर, मतलब यहाँ पर कोई टीचर है या रश्मि है अपनी कक्षा में क्या कर रही है, विद्यार्थियों की क्षमताओं की ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का उपयोग करती है। मतलब अलग अलग बच्चों की एक्टिविटी करा रही है जिससे बच्चे जो है अच्छे से समझ पाए। और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। जो आपस में बच्चे सहपाठी है, एक दूसरे के जो पेयर ग्रुप है उसमें क्या दे, वो लर्निंग कर पाए, उसके लिए क्या करती है, वो समूह भी बनाती है। तो निम्नलिखित में से इसका कौन समर्थक करता है, तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ का समर्थन करता है, जो इसने चीज़ दी। तो इसमें हमारा लॉरेंस का कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। तो गाइज ये कोलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है ये हमारी नैतिकता से रिलेटेड है। आपने अगर लॉरेंस की कोलबर्ग की कहानी पढ़ी होगी, आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी, तो इसमें पता होगा कि एक लड़का था जिसकी वाइफ बीमार हो जाती थी और जो उसकी दवाई थी सिर्फ वैद्य के पास थी, तो वहाँ से चोरी करके लाई है, ना लेके आए, उसकी वाइफ मर जाए, मतलब कुछ इससे रिलेटेड ये था। तो आपको ये जो है ये नैतिक सिद्धांत, ये सब जो है आपको यहाँ पर जितने भी ये चारों सिद्धांत लिखे हुए हैं, आपको ये पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि सिद्धांत में क्या कहा गया। तो ये जो है हमारा नैतिकता से रिलेटेड है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। लेकिन गाइस अगर मैंने आपको कल बताया था, एक बताया था मैंने SCL क्या था हमारा, जो सामाजिक हो, कल्चर हो और लैंग्वेज को, तीनों का क्या दे रहा हूँ, बढ़ावा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चों को क्या हो रहा है, यहाँ पर अधिगम दे रहा है।
अधिक हम बढ़ रहे हैं और समूह बना रहे हैं तो उनका कल्चर, उनका जो क्या नाम है सामाजिकरण भी होगा, एक दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है, ये सब चीज़ें भी होगी। और जो यहाँ पर है BF स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत, तो व्यवहारवादी सिद्धांत जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। और सिगमंड फ्राइड का मनोयौगिक सिद्धांत, तो गाइज ये भी सिद्धांत आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी थ्योरी जो है अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ ऐसे सिद्धांतों की थ्योरी भी डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर भी आपको क्या दे दूँगी, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। तो गाइज जो हमारा है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही हमारे करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या किया गया, बच्चों को विभिन्न क्रियाकलाप के बारे में, मतलब सामाजिक चीज़ों के बारे में, और एक दूसरे को समूह बढ़ा रहे हैं तो उसमें भी उनका संस्कृति, एक दूसरे के कल्चर को वो सीख पाएंगे। तो इस वजह से जो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, और बाकी जो तीनों थ्योरी है वो अलग चीज़ के लिए है, तो आप ये सब थ्योरी जरूर पढ़ लेना। तो चलिए गाइस अपना 18वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। तो गाइस इसमें से हमारा क्या पूछा है, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो अनुवांशिकता के द्वारा पहले से ही निर्धारित की जा सकती है, जिसे बदलना जो है पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आजकल क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी तकनीकें आ चुकी है कि हम जो है ना आपके अनुवांशिक जो है उसमें भी क्या कर सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं। लेकिन चलो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें, शिक्षा में रुचि। तो बच्चों की जो शिक्षा में रुचि है वो अनुवांशिकता से कैसे डिपेंड होगी, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा है, अगर उसे हम अच्छे से कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसकी रुचि बाद में डेवलप होगी। ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही बच्चा सीख के आएगा मुझे मैथ में अच्छा होना है, नहीं, वो क्या करेगा, अपने पर्यावरण में रह के जो चीज़ें उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी वो उसमें अपनी रुचि क्या करेगा, उत्पन्न करता रहेगा। अगला देखते हैं शैक्षिक असफलता। शैक्षणिक सफलता कब आएगी बच्चों में, जब वो पढ़ रहा होगा। ये सब चीज़ें जो हमारी बाद की, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा ही हुआ वो सब चीज़ें पहले से ही लेके आएगा, ये सब चीज़ें क्या होगी, बाद में आएगी। अगले देखते हैं आंखों का रंग। तो बच्चों का जो आंखों का रंग है ये सब क्या है हमारी, ये पहले से ही निर्धारित होता है। जब बच्चा 1 दिन का होगा तब भी उसकी आंखों का रंग जो है आपको पता लग जाएगा कि किस कलर की उसकी आंखें हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, अनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित होगी। या तो उसकी मम्मी की आंखें ऐसी होगी, या उसके पापा की, या मतलब कोई भी जो है उसकी आंखों से क्या करता होगा, रिलेट करता होगा। उसके अनुवांशिकता गुणों से ही उसकी आंखों का रंग जो है वो मैच हुआ है, आंखों का रंग जो है उसे मिला हुआ है। अगला है मित्रों का चयन। तो अनुवांशिकता में वो मित्रों का तो चयन कर ही नहीं सकता, जब वो बच्चा हुआ ही नहीं है तो कैसे अपने मित्र पसंद करेगा, हाँ ये वाला जो लड़का है ये मेरा मित्र बन सकता है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, ये वो मतलब जो भी बच्चों को पसंद आता है। तो ये सब चीज़ें जो हमारी नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ इसमें एक ही चीज़ ऐसी है जो हमें अनुवांशिकता के द्वारा पहले से ही मिली हुई होती है, वो है आँखों का रंग। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है अब आँखों का रंग भी बहुत से चेंज करा लेते हैं, लेंस वगैरह यूज़ करते हैं, लेंसेज वगैरह के द्वारा भी आंखों का रंग जो है चेंज करा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो होती है हमारी फिक्स नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है। लेकिन जो हमारी आंखों का रंग बचपन से मिला हुआ है, जो हमारी अनुवांशिकता से मिला हुआ है, वो चीज़ें जो होती है हमारी पहले से ही निर्धारित की हुई होती है। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं हम। हमारा पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। तो गाइज अगर आपने पियाजे नहीं पढ़ा तो आप पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ये सब चीज़ें जो है आपको, ये सब थ्योरी जो है आपको ज़रूर पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो आपके कई सारे क्वेश्चन जो ऐसे ही छूट जाएंगे। तो इसमें क्या देते हैं इन्होंने, ऐसी कौन सी संप्रत्यय कार्यरूप सूचना को संगठित व प्रतिपादित करता है। तो इसमें दे दिया जो सूचना को संगठित करने का क्या मतलब होता है। जो पियाजे है, पियाजे ने ही स्कीमा नाम का एक जो है एक वर्ड दिया था। स्कीमा से हमारा तात्पर्य क्या होता है, आपका माइंड है, आपके माइंड में जो है हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है। इस माइंड में जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें, इसमें आपके घर परिवार की भी बात होगी, आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी, आपको जो फ्यूचर में आपको गोल जो आपका फिक्स किया आपके उससे भी रिलेटेड होगी, आपका मतलब आपका कुछ अलग कोई पर्सनल चीज़ें होगी वो भी सब इसमें रिलेटेड। तो हमारे माइंड में जो है बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ फिक्स है, आप पढ़ रहे हो तो बस आपकी पढ़ाई फिक्स है, नहीं, इसमें आपके मम्मी पापा, दोस्त, फ्रेंड या कोई भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारी इस माइंड में जो है रिलेट करती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी भरी हुई होती है। तो जो हमारा माइंड में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होती है और इसका संगठन करना, मान लिया यहाँ पर जो आपके माइंड में अलग फोल्डर बना होता है, हाँ ये मेरे घर परिवार है, मैं इसमें जानता हूँ ये मेरे मम्मी ये है, ये मेरे पापा ऐसे हैं। लेकिन आपकी पढ़ाई, आपको पता है कि 10th में आपके इतने मार्क्स आए थे, मैंने 10th में ये करके पढ़ा था, या मैंने 12th में ऐसे पढ़ा था, 12th में ये सब्जेक्ट होते हैं, ये सब के आपके अलग इन्फॉर्मेशन को अलग फोल्डर में फिक्स है। फिर आपकी अलग आ गई कि मेरे दोस्त है, इस मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मतलब आपको जो भी आपके साथ जो भी पर्सनल या वैसी बात है वो आपकी अलग। तो ये सब चीज़ें जो है आपके मिक्स नहीं होती, इनके लिए आपके जो माइंड में एक अलग तरह के फोल्डर बने होते हैं कि आपको पता रहे, हाँ इस फोल्डर मतलब आपको सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग तरीके से याद रहे। तो इसी अलग अलग फोल्डर को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि हमारे माइंड में
जब कई सारी चीज़ें इकट्ठी होती है और उन चीज़ों को अलग अलग फोल्डर में रखना ही हमारा क्या होता है, स्कीमा कहलाता है। और ये प्रत्यय किसने दिया था, हमारा प्याजे ने दिया था। इन्होंने क्या कहते हैं, सूचना को संगठित करना। आपके माइंड में सूचना ही तो है कि मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे पापा ऐसे है, मेरे पापा ऐसे दिखते हैं और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं CTET की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए मैंने B.Ed किया, B.Ed में मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी मिक्स नहीं होती, आपको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। तो ये क्या कर रहा है, सूचना को संगठित करता है। और जब सूचना को आपको संगठित है, अलग अलग फोल्डर में फिक्स होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो चलिए अपना 20 क्वेश्चन देखते हैं। ये जानकारी किस स्मृति से संगठित होती है? एक बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों की तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो गाइस ये जो हमारी स्मृति होती है, मेमोरी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन CTET में पूछे जाते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी का काम क्या होता है, कौन सी आपकी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी है, मतलब जिसमें आप ज़्यादा समय तक आप कभी नहीं भूल पाते। आपने अपने माँ बाप देखे, आपने अपने मम्मी पापा देखे, आप उन्हें नहीं भूल सकते। चाहे आप उनसे 10 साल बाद मिलो, 20 साल बाद मिलो, आप उन्हें पहचान लोगे, हाँ ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। लेकिन आपके बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत ही सालों बाद आपको मिलते हैं, लेकिन आप भूल जाते हो ये कौन है। आपने बहुत से ऐसे लोग आदमी देखे होंगे जिसमें आपको याद ही नहीं रहता कि आपको ये तो याद रहता है कि मैं इनसे मिला था, इनका नाम क्या, ये सब चीज़ें जो आप भूल जाते हो वो क्या रहती है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, जिसमें आप बहुत ही कम समय तक याद रख पाते हो। लेकिन उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, उसमें बताने की किस टाइप की वो मेमोरी है। इन्होंने पहला दिया है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया। तो जब बच्चा कोई बाइक सीख लेता है कि बाइक कैसे चलाते हैं, ये सब करना, तो वो चीज़ें कभी नहीं भूली जाती। अगर आपने बचपन में साइकिल सीखी होगी तो आप साइकिल दोबारा चला लोगे, आपको पता होगा हाँ ये पेंडल है, ये ऐसे आपको बैलेंस बनाना होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आपको पता होती है। अगला हो गया धुले हुए कपड़ों की तय करने की प्रक्रिया। जो भी मतलब लड़कियां होती है, जो भी बॉयज़ होते हैं, उन्हें पता होता है कि हम कपड़ों की तय जो ऐसे करते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग क्या होती है हमारे। अब ये चीज़ें भूलते नहीं हो, आपसे 20 साल बाद कराए, 10 साल बाद कराए, आप जो वो चीज़ें क्या कर पाते हो, अच्छे से फिर भी मैनेज कर पाते हो। अगला क्या है हमारा, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। आप बचपन में पेड़ पर चढ़े थे, आपको पता है कि ऐसे ऐसे जो है पेड़ पर चढ़ा जाता है, तो आप उस चीज़ को नहीं भूल सकते। तो ये सब ऑप्शन जो है आपके किस टाइप की मेमोरी है, या आपके दीर्घ अवधि स्मृति, क्योंकि आप क्या नहीं कर पाते, इन्हें कभी भूल नहीं पाते। तो इस वजह से ये सारे ऑप्शन क्या हो गए आपके दीर्घ अवधि स्मृति। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होती हैं। आपके आने वाले एग्जाम में भी ऐसे पूछ सकता है कई सारे एग्जाम्पल देके कि जो मेमोरी है ये किससे रिलेट करती है। फिर जो बाकी ऑप्शन बचे हुए होते हैं, तो गाइस आपको इन पर भी काम करना है। जो भी ये वर्ड दिए हैं आपको इससे रिलेट जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको वो सब ढूंढना है। वैसे मैं लगभग सभी के बारे में बता देती हूँ जितने भी आपको ये ऑप्शन वगैरह मिलते हैं, लेकिन फिर भी गाइस जो भी इसमें जैसे आपको यहाँ पर 4 थ्योरी दी थी, तो आपको इन चारों थ्योरी के बारे में पढ़ना है। आपके प्रीवियस पेपर का एनालिसिस ऐसे होता है कि हाँ इन थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं ये सारी थ्योरी क्या होगा, मैं सारी ये थ्योरी जो है तैयार करके चलूँगा ताकि मुझे पेपर में कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो गाइज़ ये आपके 10 क्वेश्चन मैंने आज करा दिए और आपके 10 क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में कराए हुए हैं, आप जाकर भी वीडियो देख सकते हो। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आएगी उसकी जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम से मिल सके। और गाइज़ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं ये सब जो है आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कराती रहती हूँ और वहाँ पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिन पर मैं वीडियो नहीं बना पाती, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। आई होप गाइज़ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।